हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक क्विक रिवीजन लेंगे। जल्दी हम इसे कोशिश करेंगे कि 30 to 45 मिनट्स में ये हमारा कवर अप हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको इतना जानना है, हम यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखेंगे क्योंकि सारे सेक्शन से बिहार जुडिशरी में क्वेश्चन नहीं आते हैं तो जिससे मोस्टली फ्रेम होते हैं वहाँ उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पहले आप इसका एक सेटअप समझ लीजिए कि इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं, चैप्टर्स क्या हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि टोटल आपके 66 सेक्शन है। ये आपको याद रखना चाहिए हर एक्ट का कि कितने सेक्शन हैं, चैप्टर्स कितने हैं और उनकी एनफोर्समेंट डेट क्या है। तो यहाँ पे आपका टोटल चैप्टर सेक्शन 66 है और टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं। और इस एक्ट की जो एनफोर्समेंट डेट है वो आपको याद रखनी है क्योंकि ये सब में मिल जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको एक जगह लिखना पड़ेगा कि उसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है। तो अगर आप इसकी एनफोर्समेंट डेट देखें तो 1 जुलाई 1930 है। ओके, तो 3 चीज़ हमने अभी तक सीखी है। टोटल सेक्शन 66 है, 7 चैप्टर हैं और इसकी एनफोर्समेंट डेट है आपकी 1 जुलाई 1930। डेफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 15 अगर आप इसमें देखें तो डेफिनेशन क्लॉज हैं। इसमें से लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको एक रीडिंग तो सबकी लेनी होगी, बट इस वीडियो में हम केवल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आप देखिए, बायर 2 क्लॉज 1 में बायर है, 2 क्लॉज 13 में सेलर है। बायर का मतलब वो होता है जो बाय करता है, खरीदता है या अग्री करता है बाय करने के लिए। सेलर का मतलब 213 में है, जो सेल करता है, बेचता है यानी, या अग्री करता है सेल करने के लिए। ठीक है, तो 2:1 में आपका बायर है, 2:13 में सेलर है। 2 क्लॉज 2 बताता है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है वॉलेंट्रली ट्रांसफ़र ऑफ द पोजेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा, वॉलेंट्रली ट्रांसफ़र ऑफ द पोजेशन मतलब सहमति के साथ होनी चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फिर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब होता है कि ऐसी स्टेट में आ गया हो कि जो बायर है अब वो मना नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, ठीक है, और वो उसकी जो पॉलिसी है वो ये है कि वो रिटर्न नहीं हो सकती है और आपके दरवाजे पे आके डिलीवरी बॉय खड़ा है और आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो वो अब डिलीवरेबल स्टेट में, वो आपके दरवाजे पे खड़ा है, उसकी रिटर्न पॉलिसी नहीं है, तो आप उसको वापस नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा। फॉल्ट 2 क्लॉज 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्लॉज 6 में फ्यूचर गुड्स है, 7 में गुड्स है। फ्यूचर गुड्स नाम से ही फ्यूचर में जो आएगा यानी कि जो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होगा, एक्वायर्ड होगा या प्रोड्यूस होगा। गुड्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सारे तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी आती है बट एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 2 चीज़ की एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं आता है। उसके बाद इसमें स्टॉक आता है, शेयर आता है, ग्रोइंग क्रॉप्स आते हैं, ग्रास आते हैं, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड है। ठीक है, ये आप रीड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। प्राइस वेरी इंपॉर्टेंट, मनी कंसिडरेशन है, याद रखेगा। मनी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है क्योंकि अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा तो फिर आप किसी चीज़ को अगर मूव दे रहे हैं तो वो बार्टर सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे कंसिडरेशन आपका मनी है तो वो इसलिए उसको गुड्स में इंक्लूड नहीं किया गया है। प्रॉपर्टी हमेशा जनरल प्रॉपर्टी होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, सेलर हमने देख लिया। स्पेसिफिक गुड नाम से ही आपको लग रहा है कि कोई चीज़ स्पेसिफाई कर दी जा रही है यानी आइडेंटिफाई कर दी जा रही है। आप शॉप पे जाते हैं, आप किसी मार्ट में घुसे, आपने सारे जो भी वहाँ पे स्लैब्स हैं उसमें से सामान उठाया और अपने जो भी आपने जो भी वहाँ पे जो ट्रॉली है उसमें सामान स्पेसिफाई कर करके, आप आइडेंटिफाई कर करके उसमें भरते जा रहे हैं। ठीक है, कि आपको कौन सा सोप चाहिए, आपने कौन सा शैम्पू लिया है, आपने सब आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, फिर क्योंकि इंडियन जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था, बाद में ये अलग हुआ, तो जो मीनिंग्स, जो वर्ड्स यहाँ यूज़ हुए हैं, फॉर एग्जांपल वॉइड, वॉइडेबल, उन सब की जो मीनिंग है वो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकालेंगे। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 जो आपका बात करता है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की। तो इसमें हम चीज़ें देख लेते हैं। सेक्शन 4 बात करता है सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, ये दोनों मिलके आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते हैं। याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों चीज़ें आती हैं, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। जब आप प्रेजेंट में कोई चीज़ सेल कर देते हैं, एक्चुअल सेल कर देते हैं, तो वो वहाँ पे लाइक दैट कम्स अंडर सेल। बट जब आप अग्रीमेंट करते हैं कि फ्यूचर में वो गुड जो है डिलीवर होगा, या कोई आप टाइम फिक्स कर देते हैं, या आपने कोई कंडीशन रख दी कि ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद आपको ये गुड्स मिलेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सेल और एक होता है अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट
मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब है कि उस गुड्स में जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाती है सेलर से बायर को। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं सेल, जो आपका 4 क्लॉज 3 में है। फिर अगर आप 4 क्लॉज 3 का दूसरा पार्ट देखें जो बात करता है कि फ्यूचर टाइम में किसी स्पेसिफिक टाइम पे डिलीवर होगी या कुछ कंडीशन होने पे होगी, तो वो आपका कहलाता है अग्रीमेंट टू सेल। जब वो फ्यूचर टाइम आ जाता है, यानी कि जो कंडीशन आपने रखी है वो फुलफिल हो गया, या जो टाइम आपने स्पेसिफाई किया है वो दिन आ गया है, तो उस टाइम पे आपका अग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट हो जाता है सेल में। यहाँ पे एब्सोल्यूट भी कंडीशन हो सकती है, या जो आपका जो सेल है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है या कंडीशनल भी हो सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेन प्री में पूछता है। तो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। फिर अगर हम याद रखिएगा कि सेल में हमेशा जो कंसिडरेशन होता है वो मनी कंसिडरेशन होता है। सब्जेक्ट मैटर अगर हम देखें इसका, ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर जो है वो अगर आप सेक्शन 6 के हिसाब से देखिए, सेक्शन 5 एक तरीके से बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होगा। तो ऑफर एंड प्रपोजल होता है, ठीक है। यहाँ पे इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है, इमीडिएट पेमेंट हो सकता है, या हो सकता है आप पोस्टपोन कर दें डिलीवरी या उसकी पेमेंट, या आप फ्यूचर में करें, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी और पेमेंट जो है वो मैटर नहीं करता, आपका कॉन्ट्रैक्ट मैटर करता है। ओनरशिप कब ट्रांसफ़र हो रही है वो मैटर करता है। सेक्शन 6 बात करता है सब्जेक्ट मैटर की। एग्जिस्टिंग गुड भी हो सकते हैं या फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। फ्यूचर गुड हमने 2 क्लॉज 6 में देखा। फ्यूचर गुड्स का मतलब जो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होगा या एक्वायर्ड होगा या प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग गुड जो कोई पर्सन जो सेलर है वो ओ करता है उस टाइम, या उसके पास पोजेशन है, या कोई फ्यूचर में आता है कि आपको उसका जो ओनरशिप है वो फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। तो फ्यूचर गुड याद रखिएगा 2 क्लॉज 6 में दे रखा है। अगर आप किसी फ्यूचर गुड का प्रेजेंट सेल करते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी फ्यूचर गुड का आपने प्रेजेंट सेल किया है तो वो अग्रीमेंट टू सेल की कैटेगरी में आता है। सेक्शन 6 बात करता है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी गुड के सेल को लेके, उस कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही वो गुड्स पेरिश कर चुके थे, यानी कि ख़राब हो चुके थे, और इस चीज़ की नॉलेज सेलर को नहीं थी, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 8 बात करता है कि जब आपने अग्रीमेंट किया उस टाइम तो वो गुड्स सही थे, बट अब उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होने वाली थी उससे पहले, यानी कि अग्रीमेंट और ओनरशिप के ट्रांसफ़र होने के बीच में गुड्स जो है पेरिश कर गए, यानी ख़राब हो गए, और उस केस में इस चीज़ की नॉलेज किसी पार्टी को नहीं थी, ना सेलर को थी ना बायर की थी। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। 9 बात करता है असेटलमेंट ऑफ द प्राइस। आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट में फ़िक्स कर सकते हैं, या आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग के थ्रू जो है प्राइस यानी कि मनी कंसिडरेशन तय कर सकते हैं, ठीक है। आपको बीच बीच में रिवाइज करने का तरीका ये है कि आप देखते रहिए कि जो टर्म यूज़ हो रहा है, यानी कि जो बस एक वर्ड यूज़ हुआ है प्राइस, तो प्राइस आपका जो डिफ़ाइन है वो है 210 में, ठीक है। 210 में आपका डिफ़ाइन है प्राइस, यानी कि वो मनी कंसिडरेशन की बात कर रहा है। सेक्शन 10 बात करता है अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, यानी कि किसी थर्ड पर्सन को ये लाइबिलिटी दी गई है कि आप डिसाइड करिए। तो अगर थर्ड पार्टी किसी कारणवश नहीं डिसाइड कर पाती है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। बट अगर सेलर या बायर की गलती की वजह से थर्ड पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही है तो उस केस में जिस पार्टी की गलती है उसको दूसरी पार्टी को डैमेजेस देने होंगे। सेक्शन 11 बात करता है स्टिपुलेशन एज टू टाइम, ठीक है। या मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये रिवीजन पर्पस है। अगर आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा तो आप इजीली इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। सेक्शन 11 बात करता है स्टिपुलेशन एज टू टाइम, यानी कि टाइम जो है वो जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस नहीं होता। यानी कि आपको कोई डिलीवरी किसी गुड्स की लेट हो रही है तो इन दैट केस आप उसको रेपुडिएट यानी कैंसिल नहीं कर सकते। आप फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल डेली बेसिस पे जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें वो एक पहले से ही डिस्क्लेमर दे देते हैं कि क्योंकि सिंस अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो वो पहले बोल देते हैं कि नॉर्मल डे से ज़्यादा टाइम ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है। तो वही रीज़न है कि टाइम जनरली एसेंस नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस आपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने किसी बुटीक में, फॉर एग्जांपल अगर किसी लेडी की मैरिज है और उसने बुटीक में जाके कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर हर ब्राइडल लहंगा, एंड वो फिक्स कर बता देती है कि भाई उसकी शादी इस डेट को है, और ऑब्वियस सी बात है कि उसको उस डेट तक एनी हाउ चाहिए ही चाहिए क्योंकि इट इज़ अ ब्राइडल लहंगा और शादी में ही उसको पहनना होगा, तो यहाँ पे टाइम एसेंस है। बट अदरवाइज जहाँ पे जनरल रूल ये है कि टाइम विल नॉट बी एन एसेंस, ठीक है। अगर आप सेक्शन 11 को रीड करें तो बोलता है अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, stipulation as to time of the payment are not deemed to be of the essence of the contract.
फिर आप देखते हैं सेक्शन 12 बात करता है वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन एंड वारंटी की बात करता है। जनरली जो सबसे असेंशियल टर्म होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जो मोस्ट असेंशियल टर्म होते हैं वो कहलाते हैं आपके कंडीशन, और उस कंडीशन के वायलेशन के केस में जो बायर होता है उसके पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट यानी कि ख़त्म कर सकता है, बट उसी से मिलता जुलता यानी कंडीशन से मिलते जुलते कुछ कोलेट्रल पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ कोलेट्रल टर्म्स होते हैं जिन्हें हम वारंटी कहते हैं। और अगर जब वारंटी का वायलेशन होता है तो इन दैट केस आपके पास राइट है कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न करके दूसरा ले सकते हैं, बट यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये आपको याद रखना होगा। फिर सेक्शन 13 बात करता है कि कब कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जब बायर ने वेव कर दिया है यानी कि अगर कंडीशन का वायलेशन हुआ है तो उस केस में वो उसको एज अ वारंटी मान के चलता है, या उसने एक्सेप्ट कर लिया है कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जिसमें एक पार्ट का वायलेशन हुआ है बट उसमें से दूसरा हिस्सा अलग नहीं किया जा सकता, तो उस केस में कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। सेक्शन 14 बात करता है इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी, यानी कि कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होती बट वो इम्प्लाइडली आपको मानना पड़ता है कि ये कंडीशंस हैं और ये वारंटीज़ हैं। जैसे राइट टू सेल, राइट टू सेल में क्या होता है कि भाई आप जब दुकानदार के पास जाते हैं खरीदने का, तो ये आप सोच के जाते हैं कि भाई इसके पास ये अथॉरिटी होगी कि इसको ये राइट होगा कि ये सामान बेच सके। तो राइट टू सेल ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है। क्वाइट पोजेशन यानी कि ये एक इम्प्लाइड वारंटी है कि जब बायर ख़रीद लेगा किसी चीज़ को तो उसको कोई आके उसके पोजेशन में डिस्टर्ब नहीं करेगा। फ्री ऑफ एनी एनकम्बरेंस और चार्जेस, ये भी आपका एक इम्प्लाइड वारंटी है। फिर आता है आपका सेल बाय डिस्क्रिप्शन। आपने डिस्क्राइब कर दिया कि आपको किस तरीके की चीज़ें चाहिए। जैसे आप दुकान पे जाते हैं और आपने बता दिया कि मुझे प्योर कोल्हापुरी चप्पल चाहिए, ठीक है, आपने साफ साफ बोल दिया, आपने डिस्क्राइब कर दिया कि आपको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। तो वहाँ पे जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया है गुड्स उससे मैच करने चाहिए, यानी कि वो प्योर कोल्हापुरी चप्पल ही होना चाहिए। प्लस अगर आपने सैम्पल देखा है, ठीक है, यानी कि सैम्पल और डिस्क्रिप्शन दोनों है आपके पास। मान लीजिए कोई कोल्हापुरी चप्पल है, आपको उसी में का कोई और चाहिए और आप उस शॉप पे जाते हैं और अपना वो सैम्पल चप्पल दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे सेम इसी में का चाहिए और कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और वो शॉपकीपर बोलता है कि हाँ हाँ मैडम आपको ऐसा मिल जाएगा, बिल्कुल सेम और प्योर ही होगा। तो उस केस में सैम्पल और डिस्क्रिप्शन दोनों मैच करने चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सैम्पल और जो सेल होते हैं ये दोनों जो है, मतलब डिस्क्रिप्शन जो है ये भी आपका एक तरीके से इम्प्लाइड कंडीशन है, ये आपको याद रखना होगा। और सेल बाय सैम्पल भी जो है वो इम्प्लाइड कंडीशन है। ये मैं इसको इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये प्री में पूछता है कि कौन सा इम्प्लाइड कंडीशन है और कौन सा इम्प्लाइड वारंटी है। तो अभी तक हमने देखा सेक्शन 14 में आपका एक इम्प्लाइड कंडीशन था राइट टू सेल, दो वारंटी थे इम्प्लाइड वारंटी, कौन से, क्वाइट पोजेशन एंड फ्री इनकम्बरेंस, ये आपके वारंटी थी इम्प्लाइड वारंटी। सेक्शन 15 जो है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, वो भी आपका इम्प्लाइड कंडीशन है। सेक्शन 16 वेरी इंपॉर्टेंट केवियट एम्प्टर की बात करता है। बायर बी अवेयर, ये एक जनरल रूल बताता है कि कोई भी इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन नहीं होगी क्वालिटी ऑफ फिटनेस को लेके, ठीक है, क्वालिटी या फिटनेस लेके किसी भी गुड्स की। जनरल रूल ये है कि भाई दुकानदार की ये ड्यूटी, अरे शॉपकीपर जो बायर है उसकी ये ड्यूटी है कि वो शॉप पे जाए, वो उसे कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उसे उसकी क्वालिटी या फिटनेस खुद एग्जामिन करनी होगी। बट कुछ केसेस में, इसी को कहते हैं केवियट एम्प्टर कि बायर बी अवेयर, बट कुछ केसेस में इसके एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे शॉपकीपर को ध्यान रखना होगा। पहला है फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस, यानी कि आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप अपनी डिमांड रखते हैं और आप उस शॉपकीपर के स्किल पे रिलाई करते हैं, प्लस आपको जिस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए वो शॉपकीपर उसी तरीके के प्रोडक्ट्स पे डील करता है। तो उस केस में यहाँ पे ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो जो गुड्स है वो फिट हों या जो उनकी क्वालिटी हो वो बेटर हो, ठीक है। यानी कि इसकी कंडीशन ये है कि बायर जो है वो सेलर से कहता है कि वो बायर्स की उसको किस तरीके के गुड चाहिए। बायर जो है रिलाई करता है स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, प्लस यहाँ पे जो सेलर है वो उस तरीके के गुड्स में ही डील करता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट केस है वो है ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स। फिर मर्केंटेबल क्वालिटी आपका दूसरा वो है कि भाई जिस प्रोडक्ट को आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट मर्केंटेबल क्वालिटी का यानी कि यूज़ करने लायक होना चाहिए, ठीक है। ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड शैल बी ऑफ द मर्केंटेबल क्वालिटी।
ये आपका दूसरा कंडीशन है। प्लस जहाँ पे अगर दुकान जो बायर है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि अगर कोई दुकान, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप खरीद के लाते हैं, उसमें कुछ नुकसान निकल जाता है, बट अगर वो नुकसान आप दुकान पे चाह के देख के पता कर सकते थे बट आपने नहीं किया, तो उस केस में आप पे केवी टेम्पटर का रूल लगेगा और आप शॉपकीपर को क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 17 मैंने आपको बता दिया, सेल बाय सैम्पल। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप एक टाइल्स की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे एक एक टाइल्स का सबका सैम्पल रखा है, आपने एक पसंद किया और आपने कहा कि इसी में मुझे 100 पीसेस चाहिए। तो वहाँ पे आपने सैम्पल देख के डिसाइड किया कि आपको 100 पीसेस चाहिए। तो अब जो शॉपकीपर है उसको उस सैम्पल से ही एकदम सिमिलर जो है आपको टाइल्स देना होगा। जो सैम्पल हैं और जो भी आपके पास बल्क ऑफ गुड्स आए हैं वो दोनों करस्पॉन्ड करने चाहिए, और ये आपका इम्प्लाइड कंडीशन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3। इसमें आपका है कि गुड्स मस्ट बी असर्टेन। सेक्शन 18 बोलता है कि गुड्स मस्ट बी असर्टेन, मतलब कि गुड्स में जो प्रॉपर्टी है यानी कि जो ओनरशिप है वो तब तक नहीं ट्रांसफ़र होगी जब तक आप गुड्स को स्पेसिफाई आइडेंटिफाई नहीं कर देते हैं। जैसे ही एक बार उसमें आपने स्पेसिफाई कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है यानी कि ओनरशिप है वो कब पास होगी, जब पार्टीज इंटेंड करती हैं, उनका जब इंटेंशन होता है कि ये करने के बाद जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेक्शन नंबर 20 क्या है कि गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इसके लिए आपको जो चीज़ याद रखनी है कि अगर मान लीजिए कोई अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी उसमें कंडीशंस नहीं है, कोई अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है और कोई स्पेसिफिक गुड है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया और गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में ला दिया गया। डिलीवरेबल स्टेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अब बायर डिनाई नहीं कर सकता है उसकी डिलीवरी लेने से। तो जब ये तीन चीज़ें होती हैं, यानी कि कब कि अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक गुड है और गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में है, तो इन दैट केस जो है आप ये माना जाएगा कि जो ओनरशिप है वो उस समय ट्रांसफ़र हो गई जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। ठीक है, तो सेक्शन 22 के हिसाब से जब कोई भी अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पेसिफिक गुड के लिए होता है और डिलीवरेबल स्टेट में होता है, तो ओनरशिप उस समय ट्रांसफ़र हो जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सेक्शन 21 कहता है कि वही सेम चीज़ है कि मान लीजिए वहाँ पे स्पेसिफिक गुड है बट वो डिलीवरेबल स्टेट में तब आएगा जब सेलर की तरफ से कुछ काम किया जाएगा, तो उस केस में ओनरशिप तब तक नहीं पास होती है जब तक सेलर की तरफ से वो काम नहीं किया जाए। ठीक है, इसके बाद आपके छोटे मोटे सेक्शंस हैं, आप देख लीजिएगा, इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो आपका सेक्शन 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है रिस्क प्राइमा फेसिया पासेस विद द प्रॉपर्टी। जैसे ही प्रॉपर्टी, ये कॉमन सेंस की बात है कि जैसे ही प्रॉपर्टी पास होती है तो उसमें जो रिस्क होता है वो भी साथ, यानी कि राइट्स एंड लायबिलिटीज़ गोज टुगेदर इन हैंड। तो जैसे ही प्रॉपर्टी की ओन हो सकता है आपको पोजेशन ना मिला हो उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, पोजेशन इज़ ऑलवेज अ सेकेंडरी थिंग, ओनरशिप इज़ प्राइमरी। तो हो सकता है आपको ओनरशिप मिल गया हो और पोजेशन ना मिला हो, फिर भी जस्ट बिकॉज आपको ओनरशिप मिल चुका है उस प्रॉपर्टी में, तो अब पोजेशन जिसके पास भी हो आपको उसका रिस्क भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, बेसिकली ये एक मैक्सिम है रेस पेरिट डोमिना। इसी के हिसाब से अगर कोई भी थिंग, कोई भी सामान है कि ये लॉस्ट हो जाए, ठीक है, या डिस्ट्रॉय कर जाए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है जो पर्सन उसे ओ करता है। ठीक है, फिर हम आते हैं सेक्शन, ये आपका दूसरा ये है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये सेक्शन 27 जो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, जो आपका मैक्सिम है कि नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़, उस पर बेस्ड है और इसके एक्सेप्शन दे रखे हैं 28, 29, 30 में। तो 27 बेसिकली यही कहता है कि अगर कोई पर्सन जिसके पास अथॉरिटी नहीं है किसी गुड को सेल करने का, वो उस ओनर की परमिशन के बिना ही उसको ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस केस में जिस पर्सन यानी कि जो बायर है उसको कोई बेटर टाइटल नहीं मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये बेसिकली बेस्ड है नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट पे, यानी कि नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़। बट इसका जो प्रोवाइज़ो है वो कहता है कि अगर मर्केंटाइल एजेंट करता है, यानी कि मर्केंटाइल एजेंट का मतलब कि कोई ऑथराइज एजेंट है, तो उस केस में गुड टाइटल पास होगा क्योंकि मर्केंटाइल एजेंट को एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है। फिर इसके एक्सेप्शंस दे रखे गए हैं सेक्शन 28 में। ठीक है, यानी कि अगर सेल बाय जो कोई भी एक जॉइंट ओनर्स में से कोई एक कर देता है तो वहाँ पे गुड
टाइटल ट्रांसफ़र होती है। फिर इसका 29 है कि अगर कोई पर्सन है किसी वो गुड्स के पोजेशन में है और उसको वो पोजेशन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिला है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने से पहले, ठीक है, अगर वो सेल हो जाता है तो जिस पर्सन को भी मिला है उसको बेटर टाइटल मिलेगा, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद है कि अगर कोई सेलर है या बायर है, वो सेल के बाद भी किसी गुड के पोजेशन में है और उसके बाद उसने फर्दर किसी को सेल कर दिया, तो उस केस में जिस पर्सन को मिलता है वो भी आपका गुड टाइटल ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो। सेक्शन अगर आप मार्जिनल हेडिंग आप देख लेना क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है इसमें से कोई क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 में से कोई क्वेश्चन उतने नहीं फ्रेम होते हैं। अब हम जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, क्योंकि एक वीडियो में से हमें रिवाइज़ करना है, ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछता है कि अनपेड सेलर किस सेक्शन में डिफाइन है। ये आपको याद रखना है कि अनपेड सेलर डिफाइन है सेक्शन नंबर 45 में। नाम से ही समझ में आ रहा है अनपेड सेलर, यानी कि आपने सेलर से कुछ सामान खरीद लिया और उसको पैसे ही नहीं दिए तो वो अनपेड रह गया। यानी कि जब आपने उसका, अगर हम देखें, व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड, ठीक है, तो वो कहलाता है अनपेड सेलर। 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करता है उनकी राइट्स क्या है। उनके पास राइट टू लीन है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, राइट ऑफ रीसेल है इनके पास, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अनपेड सेलर, राइट टू लीन क्या होता है, ठीक है। राइट टू लीन का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी चीज गुड्स के पोजेशन को रिटेन कर लेना, अपने पास ही रख लेना, जब तक भाई आप हमको मेरे पैसे नहीं देंगे हम आपको गुड्स का पोजेशन नहीं देंगे, ठीक है। तो उस केस में ये ज़रूरी है कि वो गुड्स, ऑब्वियस सी बात है, वो सेलर के पोजेशन में होगा तभी तो वो रिटेन करके रख सकता है। जब उसने गुड्स ट्रांसफ़र कर दिया, वो अगर उसने एक बार भी ट्रांसफ़र कर, मतलब एक बार भी अपने पोजेशन से उसको निकाल दिया, उसके बाद वो अपने इस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में मान लीजिए कि उसने कब कब ये कर सकता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया तब वो ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। या अगर वो जो गुड्स सोल्ड हुए हैं वो किसी कंडीशन, किसी स्टेपुलेशन के बिना सोल्ड हुए हैं, या क्रेडिट पे उसको सोल्ड किया गया है, और क्रेडिट पे जब कोई चीज़ सेल होती है तो वहाँ पे एक टाइम रखा जाता है कि आपको इस टाइम के अंदर पैसे देने हैं, और वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो, और या आपका बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उस केस में आप इस राइट का एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट टू लीन का एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेक्शन 49 आप देख सकते हैं, सेक्शन मैंने बता दिया आपको। सेक्शन 47 देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है कि where the goods have been sold without any stipulation as to credit, where the goods have been sold on credit, और where the buyer become insolvent। तो इस केस में आप इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेक्शन 49 बात करता है टर्मिनेशन, कि भाई ये आपका राइट कब टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आपने, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास पोजेशन होना चाहिए तभी आप इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक बार जब आपने डिलीवर कर दिया, किसको, अपने किसी कैरियर को कर दिया या बेली को कर दिया, कि और मतलब करने का जो रीज़न होना चाहिए वो ये हो कि आपने उसको डिलीवर इसलिए किया हो कि वो ले जाके उसको दे दे बायर को, ठीक है, और आपने कोई राइट रिजर्व नहीं किया। कैसा राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड। तो एक बार आपने डिलीवर कर दिया उस गुड को, तो उसके बाद आप ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या जो बायर है या उसका एजेंट है उसने पोजेशन ले लिया, या आप खुद ही अपना वेव कर दे, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपको कोर्ट से कोई डिक्री मिल चुकी है इस रिगार्ड में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये राइट ख़त्म हो गया। फिर आपका सेक्शन 50 आता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ओके, तो सेक्शन 50 बात करता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। देखिए ये राइट आपकी केवल एक केस में हो सकती है, कब कि आपका जो इंसॉल्वेंट हो गया हो सेलर, बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, ठीक है। हमने ऊपर देखा था कि सेक्शन 47 में 3 कंडीशंस थी जिसमें आप राइट टू लीन एक्सरसाइज कर सकते थे, बट राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट केवल इंसॉल्वेंसी के केस में ही हो सकता है। अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट, गुड्स ट्रांजिट में कब होते हैं ये जानना ज़रूरी है। जब सेलर अपने कैरियर को या अपने एजेंट को गुड्स ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि बायर को ट्रांसफ़र करने के लिए दे देता है, उस टाइम से आपका ट्रांजिट पीरियड स्टार्ट होता है, और वो कंटिन्यू करता है जब तक जो उसकी डिलीवरी है वो बायर को या उसके एजेंट को ना हो जाए। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड होता है वो आपका ट्रांजिट पीरियड होता है। इस पीरियड में गुड्स को आप रोक सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें सेक्शन 51 के हिसाब से, goods are deemed to be in the course of transit from the time when they are delivered to a carrier or other bailey
for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier or other bailey। ठीक है, फिर आपको ये याद रखना है कि कब ये राइट आपका टर्मिनेट होता है। तो ये राइट आपका टर्मिनेट होता है कि मान लीजिए आपने सेलर ने अपने कैरियर को कोई सामान दिया, वो ले जा रहा है और रास्ते में ही बीच में बिफोर रीचिंग द डेस्टाइन प्लेस रास्ते में ही बायर ने या उसके एजेंट ने वो सामान ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रांजिट पीरियड ख़त्म हो जाता है। या जैसे ही जो आप डेस्टिनेशन प्लेस है वहाँ पे अगर वो कैरियर है वो या एजेंट है सेलर का, वो फ़ोन पहुँचता है, फ़ोन करके सेलर या उसके एजेंट को बोल देता है कि हम जो डेस्टाइन प्लेस है उस पर पहुँच चुके हैं और हम आपके बिहाफ में गुड होल्ड करके रखे हैं। तो उस दौरान भी यहाँ पे अगर उसने एक्नॉलेजमेंट कर दिया है तो यहाँ पे ट्रांजिट पीरियड ख़त्म हो जाता है। दूसरा है कि अगर वेव कर दे, वेवर है। फिर है कि अगर जो कैरियर है वो रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर देता है गुड्स को, क्योंकि रॉन्गफुली वो बोलता है कि मैं नहीं देने वाला है सामान आपको, बायर को रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर देता है, तो इस केस में भी जो ये राइट है वो ख़त्म हो जाता है। बट इन केस मान लीजिए जो बायर है उसने गुड्स लेने से मना कर दिया और वो रिटर्न कर दिया किसको, बेली को या कैरियर को, और अभी उस गुड का जो पोजेशन है वो बेली या कैरियर के पास ही है, तो इन दैट केस जो है अभी भी ट्रांजिट पीरियड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सेक्शन 52 बात करता है कि आप ये राइट कैसे इफ़ेक्ट में लाएंगे। तो आप एक्चुअली पोजेशन ले लें। ठीक है, सेलर ने दिया, वापस ले लिया, साफ साफ उसने एक्चुअल पोजेशन ले लिया प्रॉपर्टी की, मूवेबल प्रॉपर्टी की, गुड्स की। या वो अपने कैरियर को या बेली को नोटिस भेज सकता है कि भाई जो तुमने सामान ले रखा है उसको रोक लो, अभी उसको लेके मत निकलो, उसको रोक लो, और अभी उसने पैसे नहीं दिए हैं तो उसको नहीं देना है। ठीक है, तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना होगा। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेक्शन 54, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट टू रीसेल है सेक्शन 54। इसमें ये आप देख सकते हैं कि जस्ट बिकॉज आपने अपना राइट टू लियन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कंटिन्यू है, अभी बातचीत करके मैटर सॉल्व किया जा सकता है। बट इन केस अगर गुड पेरिशेबल नेचर का है या अनपेड सेलर ने नोटिस दे दी है कि भाई तुम पैसे दो वरना हम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, और विद इन रीजनेबल टाइम सेलर कोई रिप्लाई नहीं देता है, तो इन दैट केस राइट टू रीसेल है उसके पास। ठीक है, फिर आता है आपका सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 6 जो बात करता है सूट फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 55 से लेकर 61 तक। हमेशा याद रखिएगा कि सेलर के पास दो रेमेडीज़ होती हैं, रेमेडीज़ अगेंस्ट गुड्स और रेमेडीज़ अगेंस्ट बायर। ठीक है, अगर आपको उसको प्राइस के लिए सूट फाइल करना है तो सेक्शन 55 है, और अगर आप डैमेजेस क्लेम करना चाहते हैं फॉर नॉन एक्सेप्टेंस तो सेक्शन 56 है। ठीक है, फिर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आप इतना ही अब इसको देख लीजिएगा, सूट फॉर प्राइस सूट फाइल कर सकता है, सेक्शन 56 है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सेक्शन 56 है कि नॉन डिलीवरी के लिए जो है ये तो उसका राइट है। पहले आपको इतना जानना होगा कि दो राइट जो उसके पास हैं, सेलर के पास हैं, सेक्शन 55 और 56 जो है सेलर के पास रेमेडी अवेलेबल है। फिर सेक्शन 57, 58 और 59 जो है ये बायर्स को रेमेडी है अगेंस्ट सेलर। ठीक है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है फॉर नॉन डिलीवरी एज पर सेक्शन 57, फिर 58 के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है, या सेक्शन 59 के हिसाब से वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, क्योंकि ब्रीच ऑफ वारंटी में हमने पढ़ा था कि डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर ये आप सेक्शन 62 to 66 आपका मिसलेनियस प्रोविजन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आई होप आपका ये क्विक रिवीजन जो है आपको हेल्प करे। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।